सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें हमने बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था लुईस पोसल अप्रोच, जिससे हमने स्ट्रक्चर्स को बनाना सीखा ऑक्टेट को कंप्लीट करके। और जहाँ पर भी एटम के ऊपर मुझे चार्ज देना था, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन से मैंने वहाँ पे चार्ज दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद लुईस की कुछ कमियाँ थी, फिर उस अप्रोच से हमें ये नहीं पता चल रहा था कि केमिकल बॉन्ड जो है वो बने कैसे हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जहाँ पे हमने ओवरलैपिंग का कंसेप्ट पढ़ा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, ठीक है ना। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की भी कुछ कमियाँ थी। कमियाँ क्या थी? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें आइडिया नहीं मिल पा रहा था कि जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप क्यों है ऐसे, उसकी शेप क्यों बन रही है इस तरह की, और उसका मैग्नेटिक नेचर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना। तो जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें शेप और मैग्नेटिक नेचर के बारे में नहीं पता चल रहा था, एग्जैक्टली शेप के बारे में नहीं पता चल रहा था, तब हाइब्रिडाइजेशन जो है एग्जिस्टेंस में आया। तो आज हम पढ़ते हैं वीपीटी के साथ जब हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट ऐड किया गया तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली गई, ठीक है ना। कि जैसे CH4 है, ठीक है ना, उसमें चारों बॉन्ड जो है वो सिमिलर क्यों है जब एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया। तो हम आज पढ़ते हैं आज का कंसेप्ट नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या जरूरत पड़ी हाइब्रिडाइजेशन की? तो नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट की नीड क्यों हुई, इसको जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं CH4 का। अगर आप CH4 के मॉलिक्यूल को देखोगे तो यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए? 4। अगर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे आप इसका कार्बन का, तो आपके पास कितना होता है? 1s2 2s2 2p2, यानी यहाँ पे तो P में 2 ही ऑर्बिटल है अनपेयर, ठीक है ना। इसको तो 2 ही बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन यहाँ तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं। इसका मतलब ये जो CH4 है वो कौन सी स्टेट में बना हुआ है? एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में बनेगा ये। तो इसका जब आप एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे कार्बन का, तो वो आपके पास क्या आएगा? 1s2 2s1, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो ये आपके पास बनेगा 2p2, यानी आपके पास अब आउटर वैलेंस शेल के अंदर 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और p3 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब होगा क्या भाई, इसके साथ 4 हाइड्रोजन है। अब ये क्या करेगा, यानी s जो ऑर्बिटल है इसका, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक p ऑर्बिटल ये, एक p ये और एक p ये। अब ये कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन के 4 s ऑर्बिटल के साथ, 2 3 4। अब ये ऑर्बिटल आपस में जब अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे तो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स के अंदर हाइड्रोजन का क्या होता है भाई? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो कौन सी ओवरलैपिंग होगी? SS ओवरलैपिंग, जिससे कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग होगी? इस केस में sp ओवरलैपिंग, इस केस में भी sp ओवरलैपिंग, इस केस में भी sp ओवरलैपिंग। और sp ओवरलैपिंग से वीपीटी में हम लोगों ने पढ़ा था क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, लेकिन ये सिग्मा बन रहा है SS ओवरलैपिंग से और ये बन रहा है sp ओवरलैपिंग से। तो इन दोनों की एनर्जी में क्या होगा? डिफरेंस। इस बॉन्ड की एनर्जी अलग होगी, इन बॉन्ड्स की एनर्जी अलग होगी। तो वीपीटी से जब हमें स्ट्रक्चर पता चला CH4 का कि भाई अगर स्ट्रक्चर ये है CH4 का, ठीक है, तो इन बॉन्ड्स की एनर्जी तो अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि एक बॉन्ड SS ओवरलैपिंग से बना होगा, बाकी 3 sp ओवरलैपिंग से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया कि कैसे? एक्सपेरिमेंटली ये पता लगा कि चारों के चारों बॉन्ड लेंथ जो हैं, ऑल द 4 बॉन्ड लेंथ, ऑल द 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि भाई बॉन्ड लेंथ तो अलग अलग होनी चाहिए थी, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? एक s और 3 p sp3 CH4 के अंदर। तो भाई चारों बॉन्ड लेंथ सेम है, क्यों है वो चारों बॉन्ड लेंथ सेम? तो इसका आंसर हमें मिला हाइब्रिडाइजेशन से। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी, हाइब्रिडाइजेशन को जरूरत पड़ी वीबीटी के साथ जोड़ने की।
वीबीटी ने तो आइडिया दे दिया कि ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड बनेगी, लेकिन चारों बॉन्ड सेम क्यों बन रहे हैं, ये आइडिया हमें क्लैरिटी हुई किससे, हाइब्रिडाइजेशन से। तो अब हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है बेटे आप लोगों को, तो जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है, हम स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का पहला कंसेप्ट ये कहता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा हाइपोथेटिकल है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, एज्यूम किया गया कि ऐसा कुछ हुआ, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। सेकंड क्या कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये बेसिकली इंटरमिक्सिंग होता है किसका, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। इट इज बेसिकली इट इज द इंटरमिक्सिंग, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी और शेप सेम हो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम शेप और एनर्जी के ऑर्बिटल ही क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे, ओवरलैपिंग नहीं बोल रहा है, इंटरमिक्सिंग, मिल जाएंगे आपस में, उनसे जिनकी सेम शेप और एनर्जी होगी वो क्या करेंगे, एंड फॉर्म इक्विवेलेंट set of new orbitals having same energy, और वो नए सेट के ऑर्बिटल बना देंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। कहने का मतलब क्या है, मैंने जूम क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये पॉइंट कैसे क्लियर होगा आप लोगों को, क्लैरिटी के लिए आपको पता होना चाहिए पॉइंट क्या कहता है। दो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, सपोज करो 1s और 5p है आपके पास। अब इसमें n की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस जो है, जो एनर्जी डिफरेंस है वो बेटा बहुत ज्यादा है, इसलिए ये आपस में ओवरलैपिंग, ये आपस में इंटरमिक्सिंग जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, अगर एक ऑर्बिटल है आपके पास 2s और दूसरा ऑर्बिटल है 2p, अब यहाँ पे भी n की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे भी n की वैल्यू है 2, तो ऑलमोस्ट एनर्जी कैसे है, एनर्जी सेम है, तो ये क्या कर जाएंगे, इंटरमिक्सिंग आपस में कर सकते हैं। यही है सेकंड पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन का। तीसरा पॉइंट क्या कहता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, वो कहता है कि कितने जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो वो न्यू सेट बनाएंगे, नए सेट ऑर्बिटल्स के बनाएंगे, कितने बनाएंगे, तो मैं ये कह सकता हूं नंबर ऑफ जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स participating in हाइब्रिडाइजेशन। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, कैसे बना, यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन हुए तो उन्होंने क्या किया, दो नए 2 न्यू sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना दिए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना दिए। किस तरह से, यहाँ पे ये s ऑर्बिटल है, इसने कंबाइन किया p ऑर्बिटल के साथ और इन्होंने इंटरमिक्सिंग के बाद दो नए सेट बना दिए ऑर्बिटल्स के, इस तरह से जिनकी शेप और एनर्जी क्या है, सेम है। क्लियर। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि sp2 कैसे बनेगा, मैंने क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, तो sp2 कैसे बनेगा बेटा आपके पास। अब sp2 बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास है सेकंड sp2, तो ये sp2 कैसे बनेगा, जब एक s और आपके पास
आपस में इंटरमिक्स करेंगे और वो क्या बनाएंगे 2+1 3 न्यू सेट बनाएंगे, न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कैसे? एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल। अब याद रहे बेटा यहाँ पे इंटरमिक्सिंग हो रही है, ओवरलैपिंग नहीं। ओवरलैपिंग से तो बॉन्ड बनेंगे, इंटरमिक्सिंग मतलब इनको मिला दिया, आपस में मिल जाएंगे। मिलके क्या करेंगे 3 नए सेट ऑर्बिटल्स के यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। उसी तरह से जिनकी एनर्जी क्या होगी सेम, इनकी एनर्जी जो है सेम है, सेम भी कैसी है सेम है। उसी तरह से sp3 क्या करेगा भाई, एक s और 3 p आपस में मिलेंगे और 3 और 1 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। यानी एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे और ये क्या करेंगे बेटा, आपके पास 4 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सेम एनर्जी और सेम शेप के बना लेंगे। उसी तरह से आपके पास, आपको पता होना चाहिए sp3d। अब यहाँ पे याद रहे जो d है वो कौन सा होगा, dz²। तो एक s 3 p और एक d जब आपस में मिलेंगे तो क्या कितने बनाएंगे, 1 और 3 4 और 1 5 sp3d ऑर्बिटल बना लेंगे, ठीक है। तो आपके पास एक s 3 p 1 2 3, ठीक है ना, प्लस हटा देंगे तो 3 ये हो गए और एक d कौन सा है, dz² वाला। dz² का शेप कुछ इस तरह का होता है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये कौन सा प्लेन था, xy प्लेन में लाई करेगा यहाँ पे और ये z प्लेन होगा। तो ये सारे मिलके क्या करेंगे 5 नए sp3d ऑर्बिटल बना लेंगे जिनकी इक्वल एनर्जी होगी, 5 sp3d ऑर्बिटल, ठीक है। 1 2 3 4 5, क्लियर है। तो इसी तरह से sp3d2 और sp3d3 बन जाएंगे, जो आप लोग कर सकते हो क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बस एक चीज याद रखनी है, नेक्स्ट है sp3d2। यहाँ पे जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे वो बेटा कौन से होंगे, आपके पास dx2 - y2 और dz²। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल, एक s 3 p और 2 d कौन से, ये वाले आपस में मिलकर क्या बना लेंगे बेटा 6, 3 2 5 और 1 6 नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। उसी तरह से sp3d3 में क्या होगा, एक s 3 p और 3 d आपस में मिलेंगे और 7 नए 7 न्यू क्या बनाएंगे sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी एंड शेप कैसी होगी, सेम होगी, क्लियर है। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। 4 पॉइंट क्या कहता है हाइब्रिडाइजेशन का, 4 पॉइंट ये कहता है कि ये जो ऑर्बिटल हैं हमारे, कौन से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो बनेंगे, ये हमेशा क्या करेंगे, एक्सियल बॉन्डिंग शो करेंगे। 4 पॉइंट ये कहता है कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है डू ऑलवेज इस तरह की ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे और एक्सियल ओवरलैपिंग करने के बाद ये क्या बनाने वाले हैं आपके पास, एंड फॉर्म सिग्मा बोन्ड। हमेशा सिग्मा बोन्ड बनाएंगे जो कैसा बोन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बोन्ड होता है, याद रखोगे। एक्सेप्शन यहाँ पे एक ही है और वो एक्सेप्शन क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे कि बेंजीन जो है जब उसमें से हम 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, हाइड्रोजन वहां से निकाल देंगे तो आपके पास बेंजाइन बनेगी। हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद दिस इज बेंजाइन। तो यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड बना, ये जो पाई बॉन्ड है ये किससे बन रहा है, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है हमारे
उनकी ओवरलैपिंग से बना है, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, लेकिन यहाँ पे तो पाई बॉन्ड बन रहा है, तो इसलिए एक्सेप्शनल केस है बेंजीन का, जब 2 हाइड्रोजन उसमें से निकालेंगे तो वहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड ना बना के क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है 5th पॉइंट कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बेटा, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होगा कि आपके सभी तरह के जो हैं ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फुलफिल्ड ऑर्बिटल हो, चाहे हाफ फिल्ड हो और चाहे वैकेंट ऑर्बिटल हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, ये सारे के सारे ऑर्बिटल क्या कर सकते हैं, कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल BeCl2 का एग्जाम्पल ले लीजिए, बेरिलियम क्लोराइड का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो आपके पास क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 ग्राउंड स्टेट, ठीक है, फुलफिल्ड है तो बॉन्ड तो बनेगा नहीं, लेकिन यहाँ 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसको हम एक्साइटिंग स्टेट में लेके जाएंगे, तो 1s2 2s1 2p1, यहाँ पे 2p ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी है इस टाइम पे ग्राउंड स्टेट में। देखो फुलफिल्ड भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वैकेंट ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया और ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब आउटर शेल में 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्या क्लोरीन के p ऑर्बिटल के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है ये s और ये p, और इधर से क्लोरीन के p ऑर्बिटल क्या करेंगे, इसको अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तब ये बॉन्ड बनेगी। तो बेसिकली होगा क्या, बॉन्ड बनने से पहले क्या होना है, यहाँ पे इन ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी आपस में, और इंटरमिक्सिंग होने के बाद ये क्या करेंगे, 2 नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी। उसके बाद ये ऑर्बिटल अपने आप को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। किस तरह से अरेंज करेंगे कि जो एनर्जी है, जो रिपल्शन है, वो क्या हो, मिनिमम हो, रिपल्शन वहाँ पे मिनिमम हो जाए, इस तरह से अरेंज को अपने आप को करेंगे। तो ये क्या करेंगे, अपने आप को 180 डिग्री के एंगल पे अरेंज कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे 180 पे अरेंज किया, अब क्लोरीन अपने p ऑर्बिटल के साथ इनको क्या करेगा, अप्रोच करना स्टार्ट करेगा, और आपके पास क्या करेगा, BeCl2 का मॉलिक्यूल बना देगा। किस तरह से अप्रोच करेगा, ये जो हमारे पास 180 डिग्री पे ऑर्बिटल्स अरेंज हुए, यहाँ से p ऑर्बिटल आया, यहाँ से p ऑर्बिटल ने इसको अप्रोच किया और ये ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। तो ये तो बना हमारे पास इंटरमिक्सिंग से, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, ओवरलैपिंग, और ये भी क्या हो रही है, ओवरलैपिंग। तो ये चीज याद रखोगे, और इस तरह से हमारे पास बेरिलियम का एक लीनियर मॉलिक्यूल जो है बनकर तैयार हो गया, जिसका एंगल कितना है, 180 डिग्री, एंड द शेप इज लीनियर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या कहता है कि सभी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन तो कर ही सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है नेचर में, डायरेक्शनल होगा नेचर में। भाई आपके पास ये ऑर्बिटल बने इस तरह से, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ये एरिया क्या है इसका, एरिया जो है बहुत लार्ज है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ एरिया में मूव करना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रीजन में क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसलिए इस रीजन में ही क्या होगी, ओवरलैपिंग भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो डायरेक्शनल होते हैं नेचर में, ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो क्लियर है बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल्स में जब हाइब्रिडाइजेशन के हमें पॉइंट क्लियर हो गए, पहला पॉइंट तो यही है कि हाइपोथेटिकल होता है नेचर में। दूसरा पॉइंट ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, इट इज बेसिकली द इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। किस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे,
जिनकी एनर्जी और शेप सेम होगी, ठीक है ना। अगर एनर्जी में डिफरेंस ज़्यादा है तो वो इंटरमिक्सिंग नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि कितने नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल वहाँ पे कंबाइन करेंगे उतने ही बनेंगे। sp है तो 2 ऑर्बिटल ने कंबाइन किया, 2 ही sp बनाएंगे। sp2 3 ऑर्बिटल्स ने कंबाइन किया, 3 ही sp2 ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। फोर्थ, हमेशा एक्सियल बॉन्ड बनेगा जो है ओवरलैपिंग से, ठीक है ना, सॉरी इंटरमिक्सिंग से जो है आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो हमेशा ओवरलैपिंग से क्या बनाएंगे, एक्सियल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड। लेकिन बेंजाइन हमारे पास क्या है, इसका एक्सेप्शनल केस आ गया है यहाँ पे बेंजाइन। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड और वैकेंट ऑर्बिटल भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द लास्ट वन इज इट इज डायरेक्शनल इन नेचर। क्लियर है। अब इनके एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार कैमरा देख लेते हैं कि कैमरा हमारा बंद तो नहीं हुआ। तो कैमरा हमारा चल रहा है, नो इशू, इट्स ओके। चलो जी, 2 ही मिनट की वीडियो बन पाएगी तो कवर नहीं हो पाएगा, तो यहीं स्टॉप करते हैं बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ इनके एग्जाम्पल कि sp का एग्जाम्पल कैसे बनेगा, sp2 का किस तरह से, sp3 का किस तरह से। तो थैंक यू, अच्छे से करोगे, इस कंसेप्ट को समझोगे और फिर DPP के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, थ्योरी लिखने पे कम ध्यान दिया करो। जो मैं नोट्स भेजता हूँ उनके प्रिंट आउट निकलवा लिया करो, ठीक है बेटा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने पे ध्यान दिया करो जो DPP आप लोगों को दी गई है, ठीक है ना। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।